नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे उनका क्या पर्पज़ था? ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? अटल इनोवेशन मिशन जो है उसको कौन सी एजेंसी या बॉडी के अंडर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है वो स्टेट्स में अलग अलग कैसे वेरी करती है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? राइस का जो एक्सपोर्ट है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन करता है? इंडिया के एक्सटर्नल डेट की क्या सिचुएशन है? कमर्शियल बैंक्स के केस में उसके कौन कौन से एसेट्स हैं जो कि बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट होते हैं? देन देयर इज़ करेंसी क्राइसिस अगर हो जाए तो उस सिचुएशन को, उस रिस्क को किस तरह कम किया जाएगा? पी नोट्स क्या हैं? और इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट किस बारे में बात करता है? ये सभी चीज़ें 2019 के प्रीलिम्स में पूछी गई थी। अगर आप इनको जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, which one of the following statements is correct? A. The sealing laws were aimed at family holding and not individual holding. B. The major aim of land reforms was providing agricultural land to all landless. It resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. Land reforms permitted no exemptions to the ceiling limits. At this point आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स आंसर एंड पार्ट। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज बी। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जो था कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है लैंडलेस को भी दी जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, लैंड का फेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जिनके पास सरप्लस है उनसे लेके और लैंडलेस को दी जाए। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? दीज वर ए सेट ऑफ पॉलिसी चेंजेस जो किसने अडॉप्ट किए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किए। क्यों? ताकि ज़मीन का इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। क्या ऑब्जेक्टिव था ऐसा करने का? ताकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं उनको दी जा सके, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और एंड रिजल्ट के तौर पे पॉवर्टी को कम किया जा सके। किन किन तरीकों से ऐसा किया गया या फिर कौन से रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए गए? मेजरली 4 रिफॉर्म अडॉप्ट किए गए। पहला था लैंड सीलिंग की भाई एक लिमिट लगा दी गई, कोई भी फैमिली या इंडिविजुअल इतनी ही ज़मीन रख सकता है, अगर उससे ज़्यादा उसके पास ज़मीन है तो उसको सरकार ले लेगी और रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगी किसके लिए? जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको। देन देयर वाज अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो भी बिचौलिए टाइप ऑफ थिंग्स थी, लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, जागीरदार थे, सरकार और किसान के बीच में, उन सब को ख़त्म कर दिया गया। उनकी जो पोजीशन थी, जो पोस्ट थी वो हटा दी गई। इससे क्या हुआ? इससे जो किसान था उसका एक्सप्लॉयटेशन कम हुआ और लैंड की ओनरशिप में भी बढ़ोतरी हुई। देन देर वर टेनेंसी रिफॉर्म्स, इनके अकॉर्डिंग जो रेंट था लैंड का उसको कम किया गया क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में बहुत ज़्यादा रेंट था। एंड देर वाज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर विच वाज ऑल्सो प्रोवाइडेड, और ओनरशिप राइट भी दिए गए टेनेंट्स को। आफ्टर दैट देर वाज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, इसके अकॉर्डिंग अगर ज़मीन अलग अलग जगह अलग अलग टुकड़ों में थी, अगर किसी की कहीं है किसी की कहीं है, तो उसको कंबाइन करके एक बना दिया गया। बीच में किसी की आ रही थी उसकी कंबाइन करके अलग उनका एक प्लॉट टाइप में कंबाइन मर्ज कर दी गई। सेकेंड इज द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक। इट इज ए सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज सी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो इसको पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट को। ऑलरेडी इसके बारे में बात हो चुकी है लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 में। ये प्रीलिम्स 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस हाईलाइट हो रही है कि भाई अगर आपने 2014 के पीवाईक्यूज को, हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को, हर कीवर्ड को अच्छे से रिसर्च किया है तो आप इस पोजीशन में होंगे, इस क्वेश्चन को ठीक मार्क कर पाए। तो 2014 का बेनिफिट आपको 2019 में मिले।
एंड देन लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। आप इस लेक्चर को देख सकते हैं डिटेल से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, वहाँ पे एक डिटेल्ड लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, एंड वॉच इट। देन एक नई चीज़ यहाँ पे जो आई है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किसने सेटअप की? यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। कब सेटअप की? 1964 में। क्यों? ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके वर्ल्ड ट्रेड में इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, और पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सके किससे रिलेटेड? डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये यूएन सेक्रेटेरिएट का भी पार्ट है। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर दी। जो अटल इनोवेशन मिशन है वो किस इंस्टीट्यूशन के अंडर है? ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सी नीति आयोग, डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अटल इनोवेशन मिशन इज अंडर नीति आयोग। ये मिशन किस बारे में है, इसकी बारे में बात करते हैं। अटल इनोवेशन मिशन एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। कब लॉन्च किया गया? 2016 में। क्यों? ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर इंडिया में प्रमोट किया जा सके। किस किस जगह पे? खासकर स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में और इंडस्ट्री के लेवल पे। इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप की जाएंगी ताकि स्कूल्स में इनोवेशन प्रमोट की जा सके। अटल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किए जाएंगे ताकि जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किया जाएगा ताकि जो भी इनोवेशन है उसको इंसेंटिवाइज किया जा सके, और जो इंडिया की मेजर प्रॉब्लम्स हैं सोशल नेशनल लेवल पे, जैसे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढे जा सके। देन देर इज़ मेंटर ऑफ चेंज प्रोग्राम, जिसमें कुछ वॉलंटियर्स होंगे जो गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। कहाँ पे? स्कूल्स में और अटल इनोवेशन सेंटर्स में, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, सॉरी। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर सेटअप किए जाएंगे जो सपोर्ट करेंगे उन एरियाज़ को जहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देन देयर विल बी अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, ताकि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको भी सपोर्ट दी। देन कुछ और चीज़ें जो ऑप्शंस में यूज़ हुई हैं, वन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में एक डिपार्टमेंट है। कब सेटअप किया गया? 1971 में। क्यों? ताकि साइंस एंड टेक को प्रमोट किया जा सके। कुछ की प्रोग्राम्स इसके हैं, इंस्पायर, एंड देन देर इज सत्यम, देन वाजरा, देन सीड, देन गति। ऑल दीज आर द इनिशिएटिव टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसी क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जा सकता है कि भाई वाजरा स्कीम जो है, विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट स्कीम, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंडर में आती है या किसने लॉन्च कर रखी है? इन सच सिचुएशन यू विल बी एबल टू मार्क दैट क्वेश्चन राइट। इसके बाद एक और चीज़ यूज़ हो रखी है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। क्यों? ताकि लेबर पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सके वर्कर्स के वेलफेयर के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए। इसने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल लॉन्च किया। कब? 2015 में, ताकि जो जॉब पाने वाले हैं और जो जॉब देने वाले हैं उनके बीच में एक गैप रहता है कम्युनिकेशन का, लिंकेज का, वो कम किया जा सके। उनका डायरेक्ट कनेक्शन एक पोर्टल के थ्रू बनाया जा सके जिससे दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट होने में। Then it also releases labor employment statistics in its annual reports, and Labor Bureau is an attached office under it. Its responsibility of industry training and apprenticeship, ये इसकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो ट्रांसफ़र कर दी गई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को 2014 में। Then Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is also another ministry of Government of India। कब सेटअप की गई? 2014 में। क्यों? ताकि जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडिया में एफर्ट्स हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके और सिस्टमेटिकली चैनलाइज किया जा सके। कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंडर में आती है, या फिर बोलें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट उनकी इंचार्ज है, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग,
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। कुछ स्कीम्स हैं जो इसने लॉन्च की है, जैसे पीएम कौशल विकास योजना, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है पी में ही। देन उड़ान, देन स्वीप, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। नेक्स्ट इज इन ए गिवन ईयर इन इंडिया, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स, बिकॉज ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन कुछ स्टेट्स में हायर रहती है, कुछ में कम रहती है। क्यों है ऐसा? ए, poverty rates vary from state to state, B, price levels vary from state to state, C, gross state product varies from state to state, D, quality of public distribution varies from state to state. In this context correct answer is B, क्योंकि प्राइसेस हर स्टेट में अलग अलग होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसकी वजह से जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो भी वेरी करती है। पॉवर्टी लाइन किस चीज़ को बोलते हैं, ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी एक इकोनॉमिक कंडीशन है जिसका मतलब क्या है कि भाई किसी इंसान के पास रिसोर्सेज की कमी है, और वो कमी इतनी है कि भाई वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। बेसिक ज़रूरतें जैसे खाना पीना कपड़े रहना, ये सब चीज़ें भी वो अपनी पूरी नहीं कर पा रहा। इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन इज़ इन पॉवर्टी, या फिर गरीबी में है वो इंसान। पॉवर्टी लाइन किस चीज़ को बोलेंगे? पॉवर्टी लाइन एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है। अगर उस इनकम के लेवल से किसी इंसान का लेवल कम है, यानी कोई भी इंसान अगर एक लेवल एक बना दिया गया है, उस लेवल से नीचे कोई इंसान, तो उस सिचुएशन में होगा कि वो अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाएगा। कौन सी नीड? जो ऊपर हमने बात की, एसेंशियल नीड्स लाइक फूड शेल्टर क्लोथिंग। इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन विल बी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडिया के केस में जो पॉवर्टी का स्टेटस है वो डिक्लाइन हुआ है 55% इन 1973-74 टू 22% इन 2011-12 एज पर एनएसओ डाटा। देन देर इज लेटेस्ट डाटा जिसमें पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो कम हुआ है 29.70% टू 11.28% एज पर नीति आयोग डाटा। कुछ कमिटीज़ जो टाइम टू टाइम सेटअप की गई हैं पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ इज रिलेटेड टू पॉवर्टी लाइन। नंबर 1, वी.एन. दांदेकर कमेटी जो 1971 में सेटअप की गई, अलग कमेटी 1979, लकड़ावाला कमेटी 1993, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 एंड सी रंगराजन कमेटी 2012 to 14. Moving to our next question, among the following which one is the largest exporter of rice in the world? दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर कौन है इन द लास्ट 5 years? ए, चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम। इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। राइस प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। राइस क्या है? राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसके लिए यूजुअली हाई टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस से होता है, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल भी ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर से अब होना चाहिए। स्टेटस क्या है राइस प्रोडक्शन का वर्ल्ड में? जो टॉप प्रोड्यूसर है वो है नंबर 1 चाइना, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज बांग्लादेश, फोर्थ इज इंडोनेशिया एंड फिफ्थ इज वियतनाम। लेकिन जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो डिफरेंट है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकंड नंबर पे थाईलैंड है, थर्ड इज वियतनाम, फोर्थ इज पाकिस्तान एंड देन यूएस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉप प्रोड्यूसर एंड टॉप एक्सपोर्टर। इंडिया का स्टेटस क्या है विद इन कंट्री? जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो वेस्ट बंगाल, यूपी एंड पंजाब। देन हाई यील्डिंग स्टेट्स जहाँ पे पैदावार ज़्यादा है, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला। वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ 3 क्रॉप्स ऑफ राइस प्रोड्यूस की जाती है फार्मर्स के द्वारा, दैट इज ओस, अमन एंड बोरो। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कई एग्जाम्स में। Then consider the following statements. Most of India's external debt is owed by the government entities. Number 2, all of India's external debt is denominated in
US dollar whole, right? Which of the statements given above are correct? One only, two only, both one and two, neither one, no. Correct answer is D. Both statements are wrong because most of India's debt is not owed by government entities and all of India's external debt is denominated in US dollar. Not all, but most of the debt, majority of the debt. You इंडिया की एक्सटर्नल डेट सिचुएशन से समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्सटर्नल डेट किस चीज़ को बोलते हैं। ये मनी है जो इंडिया को देनी है या इंडिया ने बोरो कर रखी है दूसरी जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, उन सभी से जो इंडिया ने पैसा ले रखा है इसको एक्सटर्नल डेट यानी बाहरी कर्ज बोलते हैं। देन इसके रिलेटेड यानी इसका जो डाटा है वो पब्लिश किया जाता है क्वार्टरली, मतलब 4 क्वार्टर्स में। कौन पब्लिश करता है? 2 बार RBI पब्लिश करती है और 2 बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है। फिलहाल जो टोटल डेट की सिचुएशन है 648.2 बिलियन US डॉलर है। ये दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब जो जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है। एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो है 18.7%। ये डाटा दिसंबर 2023 का है और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तब का डाटा अलग है लेकिन तब का डाटा अभी मैटर नहीं करेगा। अगर अभी के रिगार्डिंग कोई इससे क्वेश्चन फ्रेम होता तो वी शुड बी अवेयर अबाउट लेटेस्ट डाटा। इट इज़ हेल्ड इन वेरियस करेंसीज। जो एक्सटर्नल डेट है उस वो अलग अलग करेंसीज में होता है, जैसे USD में 54% है, इंडियन रुपी, जापानीज येन, SDR दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF एंड यूरो। जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, सॉरी, all of India's external debt is denominated in US dollar. Not all, only 53%. Then share of debt owed to non-financial corporations 38%, deposit taking corporation except central bank 27% and general government 21.9%. जो शेयर है डेब्ट का वो सबसे ज़्यादा है नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को, ना कि गवर्नमेंट एंटाइटीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज correct from here and second statement is correct from that was not 53 but 54%. then components of debt is सबसे ज़्यादा डेट जो लोन की फॉर्म में है दैट इज 33%, देन करेंसी एंड डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस, देन डेट सिक्योरिटीज। Moving to our next question, which of the following is not included in the assets of कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? कमर्शियल बैंक्स के जो एसेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? नीचे 4 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कौन सा आइटम एसेट्स में इंक्लूडेड नहीं? नंबर 1 एडवांसेस, नंबर 2 डिपॉजिट्स, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट्स, नंबर 4 मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। करेक्ट आंसर इज बी यानी डिपॉजिट्स। दीज आर नॉट एसेट्स बट लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये दोनों चीज़ें जो भी बैंक है उसकी बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट होती हैं। डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में। एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक को समझने से पहले वी शुड नो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और उनको लोन्स और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। कमर्शियल बैंक्स को दो टाइप के कमर्शियल बैंक्स का डिवीज़न 2 टाइप से है। नंबर 1 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नंबर 2 नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल। देन जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी 3 कैटेगरी है। ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, एग्जांपल के तौर पे ICICI, HDFC, दीज ऑल आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। देन देयर इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे SBI, PNB, एंड देयर इज़ फॉरेन सेक्टर बैंक्स, दीज आर लाइक अमेरिकन बैंक। These public sector banks are further divided into 2 categories, SBI and its subsidiaries and other nationalized bank like PNB.
देन कुछ फंक्शंस जो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं वो दो कैटेगरी के फंक्शन हैं। प्राइमरी फंक्शंस है वो डिपॉजिट लेते हैं, लोन एडवांसेस देते हैं। देन सेकेंडरी फंक्शन है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट क्रिएशन, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैलेंस शीट जो है कमर्शियल बैंक्स की वो दो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, नंबर वन लाइबिलिटीज़ एंड नंबर टू एसेट्स। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। लाइबिलिटीज़ क्या है कि जो बैंक का खुद का नहीं है, किसी और की चीज़ बैंक के पास रखी है। जैसे भाई किसी ने आपने अपने डिपॉजिट बैंक में जमा करवा रखे हैं कुछ पैसे, तो वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, आपके लिए एसेट है। यानी कोई भी बैंक इंस्टीट्यूशन है, कोई पर्सन उसमें जाके पैसा सबमिट करता है, सपोज 5000, ये 5000 जो है इस पर्सन के लिए तो एसेट है, लेकिन इस बैंक के लिए ये लाइबिलिटी, यानी इसको कभी भी ये वापस देनी पड़ सकती है जब भी वो अगला इंसान उसके लिए डिमांड करेगा। देन बोरोइंग्स, कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऑल दीज आर लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक, जो उसका खुद का नहीं है। एसेट का मतलब है जो बैंक का खुद की चीज़ है, जो उसकी ओनरशिप में, जो उसने ओन कर रखी है, जिस चीज़ का बैंक मालिक है। These are loans and advances, investments, cash with RBI and banks, money at call and short notice. Moving to our next question, in the context of India, which of the following factors is or are contributor or contributors in reducing the risk of करेंसी क्राइसिस? कौन कौन से फैक्टर इनमें से करेंसी क्राइसिस के रिस्क को रिड्यूस करते हैं? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 only, 1 and 3 only, 2 only, 1, 2 and 3। करेंसी क्राइसिस की क्या सिचुएशन है? जब किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू एकदम से डिक्लाइन हो जाए, और उसको कम करने के लिए यानी उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो चीज़ें मदद करती हैं, दैट इज़ वन फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज़ आईटी सेक्टर, या फिर कोई भी सेक्टर है उसकी जो फॉरेन करेंसी अर्निंग है दैट मैटर्स। देन सेकंड इज़ रेमिटेंसीज फ्रॉम इंडियंस अब्रोड, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इससे एसोसिएटेड नहीं, दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट आंसर। करेंसी क्राइसिस क्या है? करेंसी क्राइसिस एक सडन डिक्लाइन है किस चीज़ में? किसी भी करेंसी की वैल्यू में, जो पूरी इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। जैसे ईरान के केस में 2018 में हुआ था, एशिया के केस में 1997 क्राइसिस हुआ था। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ करेंसी क्राइसिस। क्या कारण रहते हैं ऐसा हो जाता है? लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन, किसी भी कंट्री में अगर लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन है, फिजिकल डिसिप्लिन मतलब सरकार इस चीज़ की परवाह नहीं कर रही है कि भाई उसकी इनकम कितनी है, उसका खर्चा कितना है। अगर सरकार का खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में पब्लिक डेट की यानी सरकारी कर्ज की जो बढ़ोतरी होगी, उस वजह से एक काइंड ऑफ करेंसी क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरी जो वजह है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, देन देयर इज़ लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। इन तरीकों से इस सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। नंबर वन, फॉरेन करेंसी अर्निंग्स, जो विदेश की करेंसी हम अर्न करते हैं। रेमिटेंसीज, जो इंडियंस बाहर देशों में काम करके जो पैसा भेजते हैं, दैट इज़। एंड देन देर इज़ इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होनी चाहिए जिससे प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सके, और जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो रिलायबल और फ्लेक्सिबल रखा जा सके। फिजिकल डिसिप्लिन भी इंश्योर करना पड़ेगा ताकि जो भी खर्चा है वो इनकम के अकॉर्डिंग हो और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, प्री प्लान्ड वे में। ट्रांसपेरेंसी एंड प्रूडेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, ये भी ज़रूरी है। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल एंड टैक्स सपोर्ट। Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to the overseas investor who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly? A. Certificate of deposit, B. Commercial paper, C. Promissory note, D. Participate. In this case correct answer is D, यानी पार्टिसिपेटरी नोट वो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए कोई भी रजिस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उनको इश्यू कर सकता है किसी ओवरसी इन्वेस्टर को, ताकि वो बिना इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर किए किसके साथ रजिस्टर होता है, सेबी के साथ
बिना सेबी के साथ रजिस्टर किए वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते। डिटेल से बात करते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पी नोट्स। दीज आर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो इश्यू किए जाते हैं किसके द्वारा? रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। किसको इश्यू करते हैं? ओवरसीज इन्वेस्टर को, हु विश टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। सेबी। इनको कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पी नोट्स को दूसरी टर्म्स से भी जाना जाता है, दैट इज इक्विटी लिंक्ड नोट्स, ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, पार्टिसिपेटिंग रिटर्न नोट्स, कैप्ड रिटर्न नोट्स। एफपीआई आर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन हैं? दीज आर नॉन रेजिडेंट्स हु इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड। जो भी इन्वेस्टर्स हैं रिलेटेड टू पी नोट्स, they gain economic benefit by investing in securities without actually holding them. They do not have voting rights in relation to security or shares and their identity remains anonymous, यानी गुप्त रहती है। सेकंड जो ऑप्शन में एक टर्म यूज हुई है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये लिखा रहता है, यानी ये लिखित में ये चीज़ रहती है कि भाई बैंक के पास आपने इतना पैसा डिपॉजिट किया है और इतने टाइम के लिए डिपॉजिट किया है, देन बैंक आपको इतना इंटरेस्ट देगा और इतने टाइम के लिए। दैट इज़ काइंड ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट जो कोई भी डिपॉजिटर बैंक में देने के बाद उसको मिलता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कुछ फीचर्स इसके क्या हैं कि भाई इसको आरबीआई गवर्न करता है, देन इट इज़ इशूड इन डिमेटेरियलाइज फॉर्म, ये टैक्सेबल है इनकम टैक्स के अंडर में। और इसको कौन इशू कर सकता है? सिर्फ जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और ऑल इंडिया फाइनेंशियल। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इसको 3 to 1 ईयर की ड्यूरेशन के लिए इशू कर सकते हैं, 3 months to 1 ईयर। दैन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको 1 ईयर to 3 ईयर की ड्यूरेशन के लिए इशू कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इनको इश्यू नहीं कर सकते। देन जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 1 लाख या मल्टीपल ऑफ 1 लाख होना चाहिए इनको इशू करने के लिए। इनके लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ये ट्रेड नहीं किए जा सकते पब्लिकली और इनके अगेंस्ट लोन भी इशू नहीं किया जा सकता। देन देर आर कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कौन इशू करता है? प्राइमरी डीलर्स या फिर लार्ज कॉरपोरेशंस या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्यों? ताकि वो मनी बोरो कर सकें अपने शॉर्ट टाइम डेप्ट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। इसके क्या फीचर्स हैं कि भाई ये 5 लाख या 5 लाख के मल्टीपल्स में ही इशू किया जाता है। आरबीआई ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, कब? 1990 में। और it is issued at discount from the face value, it reflects market interest rate और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 7 to 364 डेज का होता है। प्रोमिसरी नोट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये सर्व करता है एज ए रिटर्न प्रोमिस। प्रोमिसरी को आप प्रोमिस से याद कर सकते हैं, राइट? कि भाई किसी ने रिटर्न में ये प्रोमिस दिया है एक पार्टी ने, इस कौन सी पार्टी जो इसको इश्यू कर रही है या जिसने पैसा लिया है किसी दूसरे पर्सन से, टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, जिसको पेई बोलते हैं, एट ए प्री डिटरमाइंड डेट और अपॉन डिमांड। मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें ये लिखा रहता है, जो कि फीचर्स में देखिए हैंड रिटन रहता है, इट मस्ट बी हैंड रिटन, जिसमें कितनी अमाउंट है, कितनी डेट को दी है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दी है, ये सब रिटर्न रहता है। और ये प्रॉमिस रहती है कि भाई मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, कोई एक इंडिविजुअल अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल से पैसा ले रहा है, देन ही गिव्स ए प्रोमिसरी नोट कि भाई मैं इतने डेट को इतनी अमाउंट इतने इंटरेस्ट रेट पे आपसे ले रहा हूँ और मैं रिटर्न में आपको ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, जो कि एक प्रॉमिस है कि भाई मैं आपको इतनी डेट को इतनी अमाउंट विद दिस मच इंटरेस्ट आपको रिटर्न कर दूँगा। ये इशू किया जाता है डेप्टर के द्वारा और इसको दूसरी स्टेट्स में भी यूज किया जा सकता है। मतलब अगर किसी एक स्टेट में इशू किया गया है तो दूसरी स्टेट में भी इसको यूज कर सकते हैं।
There is no maximum limit on the amount that can be lent or borrowed under the promissory note. ये 3 साल के लिए इशू होता है, जिस डेट को इशू हुआ उससे लेकर 3 years तक ये वैलिड होता है. Moving to our next question, what was the purpose of intercreditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? A. To lessen the government of India's perennial burden of fiscal deficit and current account deficit. To support the infrastructure projects of central and state governments. To act as independent regulator in case of applications for loans of rupees 50 crore or more. To aim the faster resolution of stressed assets of rupees 50 crore or more when which are under consortium lending. करेक्ट आंसर इज डी. जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट्स का है वो बैंक्स के बीच में एक एग्रीमेंट है ताकि जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं उनको जल्दी से उनका रिजोल्यूशन किया जा सके. ये कब साइन किया गया? 2018 में. किसके द्वारा? अराउंड 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 19 प्राइवेट लेंडर्स एंड 32 फॉरेन बैंक्स. इट इज़ द पार्ट ऑफ सशक्त प्लान, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, सशक्त प्लान, जो बैड लोन्स या फिर स्ट्रेस्ड एसेट से डील करता है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए. इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुनील मेहता कमेटी. जो एग्रीमेंट है ये सुनील मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे. और इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कॉर्पोरेट बोरोवर्स हु हैव अवेल्ड लोन्स ऑफ एन अमाउंट ऑफ 50 crore और मोर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग और मल्टी बैंकिंग अरेंजमेंट. दो इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ जानने की है. व्हाट आर बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो लोन्स हैं जो बैंक फ्रॉम ए बैंक दैट हैव नॉट पेड एनी इंटरेस्ट फॉर मोर देन 90 days, यानी 90 दिन से ज़्यादा, अराउंड 3 months, 3 महीने से ज़्यादा तक जिन लोन्स ने कोई भी बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो वो बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं. देन देर आर स्ट्रेस्ड एसेट. रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स किस चीज़ को बोलते हैं या फिर रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स कौन से होते हैं? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच बैंक्स ऑफर सम ऑप्शंस टू द बोरोवर्स लाइक रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, रिशेड्यूलिंग लोन पेमेंट्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑन द एग्जिस्टिंग. यानी जो भी एग्जिस्टिंग लोन है, बैंक को ये लग रहा है कि भाई इस बंदे ने लोन लिया है और वो दे नहीं पाएगा, उस सिचुएशन में बैंक उसके साथ कुछ नेगोशिएशन करता है और एक मिडिल ग्राउंड फाइंड किया जाता है जिसके ज़रिए ये इंश्योर किया जाए कि भाई ये लोन को रिटर्न कर दे. जैसे उस पर इंटरेस्ट रेट बैंक कम कर दे या कुछ और कंसेशन दे दे, जो म्यूचुअली दोनों एग्री करें जिस चीज़ पे. दैट इज़ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स. एक और टर्म जो यहाँ पे यूज हुई है, रिटर्न ऑफ एसेट्स. इसका मतलब ये है कि भाई दीज आर द एसेट्स दोज द बैंक और द लेंडर डज नॉट काउंट द मनी बोरोवर ओव्स टू, यानी जिनको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया. टाइप से बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें ये लिख दिया गया है कि भाई हाँ ये जो लेंडिंग थी ये हमने रिसीव कर ली है, या तो उसी लोन की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में. These were the questions from 2019 prelims. In next video we will discuss 10 another questions of 2019 related to Indian economy. And with that video 2019 का जो पेपर है इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. That is all in this video.